दोस्तों क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा था, जिसमें आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जिसमें यहाँ पे हम जानेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्रियन और उसके सोर्सेस हमें आज के टाइम पे मिलते हैं और किस तरीके के जो कास्ट सिस्टम वगैरह, जो न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स बने थे, उनके बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिस्ट्रियन एंड देयर सोर्सेज की, तो हिस्ट्रियन का मतलब क्या है? जो पुराने टाइम पे जो लोग रहते थे तो उनको यहाँ पे क्या कहा जाता था? हिस्ट्रियन जो है कहा जाता था। यानी कि पुराने टाइम पे जो लोग आके हिस्ट्री के बारे में बताते थे तो उनको हम लोग क्या कहते थे? हिस्ट्रियन कहते थे। तो हिस्ट्रियन अलग अलग तरीके के सोर्सेज का यूज करते थे ताकि वो पुरानी यानी कि पास्ट से चीज़ें, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, उनको क्या कर सके? उनको स्टडी कर सके, उनको लर्न कर सके। इसके अलावा उनकी जो पुरानी तरीके के नेचर है उनकी इन्वेस्टिगेशन करके उनको जान सके। अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल इन द सेंस क्लास 6 की बात हो रही है, तो हमने क्लास 6 में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया था और हर्षवर्धन के बारे में जो है जानकारी ले लिया था। अब यहाँ पे जो हमारी टॉपिक होगी वो क्या होगी? आपकी मेडिएवल पीरियड होगी, जिसमें हम बात करेंगे रफली 700 से लेके 750 के टाइम पीरियड की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग इसकी बात करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले मैं बात करूं, आपने सोर्सेस को तो देखा ही होगा। सोर्सेस जो हम लोग हिस्ट्रियन बार बार यूज करते थे ताकि उन स्टडी को क्या कर सके? कंटिन्यूटी में लेके आने के लिए। यानी कि जो भी वो स्टडी करते थे पुरानी चीज़ों को, उनको एक कंटिन्यूटी में लाने के लिए वो अलग अलग सोर्सेस का यूज करते थे। इसके साथ साथ वो रिलाई होते थे किस पे? कॉइन्स पे, इंस्क्रिप्शन वगैरह पे, आर्किटेक्चर जो बनावटी है उन चीज़ों पे, और इसके अलावा जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स वगैरह होते थे उनके इंफॉर्मेशन पे ये डिपेंडेबल होते थे। लेकिन ये माना जाता था कि ये इनके बीच में कंटिन्यूटी नहीं लेके आ रही है, डिसकंटिन्यूटी लेके आ रही है। ठीक है, अब ये डिसकंटिन्यूटी लाने का रीजन क्या है? इसके बहुत से अलग अलग तौर तरीके हैं जिसके वजह से कंटिन्यूटी होती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें नंबर और वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड। यानी कि अगर मैं एक बात कहूं कि आपको इतने बड़े जो आर्कीव्स है, यानी कि लाइब्रेरी वगैरह में खड़ा कर दूं और एक बुक को सर्च करने के लिए कहूं, तो ऑब्वियसली बात है उस बुक के आपको अलग अलग राइटर के अलग अलग जो है बुक मिल जाएंगे। तो आप कौन सा सोर्सेस एक्चुअली में यूज किया जाता है उसके बारे में कैसे यहां पे जानकारी करोगे, ये सबसे पहली चीज थी। यानी कि नंबर और वैरायटी आपको यहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड की। और ये समय के साथ साथ जैसे जैसे पीरियड बढ़ता रहा वैसे वैसे ये इंक्रीज भी होता रहा। इसके अलावा स्लोली डिस्प्लेस हुए अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। यानी कि जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती गई वैसे वैसे हम लोग क्या करते गए? अलग अलग चीजों को स्टडी करते गए। ठीक है, और इसके अलावा जो पीरियड थे, जो ये टाइम पीरियड था, इसमें पेपर क्या हो रहा था? सस्ते होते जा रहे थे। और जब पेपर सस्ते होंगे तो ऑब्वियसली बात है सभी लोगों के पास पेपर आएंगे, तो सब उसका एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। यानी कि वाइडली उसको क्या करेंगे? अवेलेबल होगा, तो उसका यूज भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। लोगों की अगर बात करें तो लोग क्या करते थे इस पेपर का यूज? तो सबसे पहले तो होली टेक्स्ट, जैसे कि आपके गीता हो गया, कुरान हो गया, ये सारी चीजें लिखने के लिए काम होते थे। ठीक है, क्रॉनिकल रूलर्स, यानी कि रूलर्स के बारे में जो जानकारी है वो लिखते थे। ठीक है, जो भी उनकी जीवनी होती है उनके लिए लिखा जाता था। लेटर वगैरह लिखा जाता था, या संतों को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें लिखी जाती है, जैसे कि आज के टाइम पे बुक्स वगैरह, तो उस टाइम पे भी यूज किए जाते थे। इसके अलावा पिटीशन, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, और इसके अलावा अकाउंट्स की रजिस्ट्री और टैक्सेस की रजिस्ट्री भी इन चीज़ों में शामिल हुआ करते थे। मनुस्क्रिप्ट की बात करें तो मनुस्क्रिप्ट जो है वो मोस्टली वेल्दी पीपल जो है वो कलेक्ट करके रखते थे, या रूलर्स होते थे। मोनेस्ट्री यानी कि जो मंदिर मस्जिद वगैरह में रहने वाले, या टेम्पल के लोग में रहने वाले, मठ वगैरह में रहने वाले, तो ये लोग ज़्यादातर यूज करते थे। तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगा, जिसको यहाँ पे लाइब्रेरी या आर्कीव्स भी कहते हैं। आर्कीव्स की अगर बात करें तो वो प्लेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट हो या मनुस्क्रिप्ट को स्टोर करके रखा जाता है। आज के टाइम पे आप नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव देख सकते हो, जहां पे पुरानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शन वगैरह जो है रखी जाती है। इसके बाद ये जो मनुस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट्स है, ये हमें बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हिस्ट्रियन के बारे में, लेकिन बट दे ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज। उनको यूज करना आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल है। देखा जाए
तो देयर इज नो प्रिंटिंग प्रेस। उस टाइम पीरियड में उन दिनों क्या थे, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं, तो ऑब्वियसली बात है लोग क्या करते थे, स्क्राइब को हायर करते थे। स्क्राइब वो होते थे जो हाथों से लिखते थे, ठीक है, तो कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट की, जो भी एक्चुअली मैन्युस्क्रिप्ट होता था उसको एक्चुअली में वो हैंड लिखते थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस था नहीं तो हाथों से ही लिखा करते थे। अगर आप मान लीजिए सपोज कीजिए एक फ्रेंड के होमवर्क कॉपी से आप कुछ सिंपली एक्सरसाइज को कॉपी कर रहे हो, तो आपको कभी कभी ऐसा होगा फ्रेंड्स की हैंडराइटिंग पढ़ने में दिक्कत होगी और उसको गेस करने में मुश्किल होगी, तो आप क्या करोगे, उसके अलावा थोड़ी थोड़ी जो चेंजेस, जब आपको पढ़ने ही नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, लिखोगे भी अलग तरीके से, तो थोड़ी सी चेंजेस कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिलती है। तो एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको देखने को मिलती है जब आप फ्रेंड्स की वर्कबुक से आप कॉपी करते हो। तो मैन्युस्क्रिप्ट की अगर बात की जाए तो ये भी कहीं ना कहीं सिमिलरली उसी तरीके से कॉपी किया जाता था, तो जिसके वजह से जो स्क्राइब होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट को जब कॉपी करते थे तो इनमें छोटी छोटी चेंजेस जो है कर देते थे, चाहे वो वर्ड का चेंजेस हो या सेंटेंस का चेंजेस हो, तो उसके वजह से पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाती थी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे छोटी डिफरेंस कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते वो धीरे धीरे जब सेंचुरी बढ़ती जाएगी तो अलग अलग कॉपियां आती रहेगी, तो वहां पे आपके जो चेंजेस है वो भी क्या होंगे, लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे और यहाँ पे जो टेक्सेस होंगे वो एक दूसरे से काफी अलग होते होते नजर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज थी। अगर बात करें यहाँ पे देख सकते हो एक पेंटिंग ऑफ स्क्राइब मेकिंग कॉपी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है 10.5 सेंटीमीटर और 7.1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग वेयर समथिंग, जहाँ पे टेक्सेस और मैन्युस्क्रिप्ट को मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और ये जैसे छोटा सा एक पिक्चर लगा दिया, तो इस तरीके के मिनिएचर जो है वहाँ पे लगा दिया जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें जो है काफ़ी अट्रैक्ट करती थी और लोग इसको खरीदते भी ज़्यादा थे ड्राइंग को देख के। ठीक है, ये एक सबसे सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कौन सा है जो आज के ऑथर ढूंढना चाहते हैं वो मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, और हम कहने की टोटली डिपेंड होते थे उन कॉपीज पे जो बाद में स्क्राइब्स ने जो है उनको लिखा है, उनके ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंडेबल रहते थे। अगर आज के टाइम की बात करें तो हिस्ट्रियन कहीं ना कहीं रीड करते हैं डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट के वर्जन को और सेम टेक्स्ट को गेस करके वो क्या करते हैं, ओरिजिनली उसको रिटर्न भी करते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ओकेजन में ये देखा गया जो क्रॉनिकल्स होते थे उनकी टाइम पीरियड जो होती थी वो अलग अलग होती थी। ठीक है, दे आर क्रॉनिकल एट ए डिफरेंट टाइम, क्रॉनिकल जो होते थे अलग अलग टाइम पे होते थे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए किसी अकबर के बारे में लिखा गया, तो अकबर के बारे में कब लिखा गया इसकी मेन भूमिका होती थी, क्योंकि जो अकबर के टाइम पीरियड में जिंदा होगा और वो अगर लिख रहा है तो एक्चुअली में वो क्या होगा, ओरिजिनल स्क्रिप्ट होगा, लेकिन उसके बाद में कोई लिख रहा होगा तो वो ऑब्वियसली बात है कॉपी स्क्राइब किया हुआ होगा। ठीक है, स्क्राइब के द्वारा लिखा गया होगा। तो 14वीं सेंचुरी के जो एक क्रॉनिकल के नाम बताया जाता है जियाउद्दीन बरानी, जिन्होंने पहली क्रॉनिकल लिखी थी 1356 में, ध्यान रखिए 1356 में, और दूसरी उसकी जो अगली वर्जन छपी वो अगले 2 साल के बाद जो है छपी है। तो टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट हिस्ट्रियन डिड नॉट नो अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ फर्स्ट अंटिल 1960, यानी कि 1960 आने तक भी लोगों को ये पता नहीं लगा कि भाई कौन सी ओरिजिनल है, क्योंकि 1356 में पहली लिखी गई, उसके दूसरे साल बाद यानी कि 1358 को दूसरी लिखी गई। तो यहाँ पे 1960 तक आते आते भी लोगों ने, यानी कि जो भी जो शोध करता है उन्होंने अभी तक भी ये फाइंड कर पाए कौन सा ओरिजिनल है। ठीक है, उसका सही टाइम पीरियड जो है नहीं निकाल पाए। ठीक है, और ये किसी वजह से हुआ है क्योंकि जो लाइब्रेरी होती है, बड़ी बड़ी कलेक्शन जो रखते हैं उनमें वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से खो जाता है। अब बात करते हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। अब उस मीडिएवल पीरियड में कुछ पॉलिटिकल ग्रुप भी उठे और कुछ सोशल ग्रुप भी बन के निकले। हम जो ये ईयर की बात करेंगे, स्टडी करेंगे जो है 700 to 750, यहाँ पे आपको बहुत सारे हिस्ट्रियन को चैलेंजेस देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्केल अमाउंट में या वेराइटी के डेवलपमेंट आपको यहाँ पे इस टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिला, और अलग अलग मूवमेंट में यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी भी बनती रही, जैसे कि आपके पर्शियन की व्हील इन इरिगेशन की। ठीक है, पर्शियन की जो व्हील थी जो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, उसके बाद स्पिनिंग व्हील भी जो वेविंग के लिए यूज किया गया। देखिए है तो व्हील ही, लेकिन दोनों ही अलग अलग काम में यूज होते थे। उसके बाद फायर आर्म्स हो गए कॉम्बैट के लिए, नए फूड्स नए बेवरेज सब कॉन्टिनेंट पे आए, जैसे पटेटोज, कॉर्न, चिलीज,
टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें। तो इन सभी इनोवेशन को याद रखना, एक नई टेक्नोलॉजी को ग्रो करना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता था, ठीक है। और जैसे जैसे लोगों के सामने आइडिया आते गए वैसे वैसे ये क्या हो गया, धीरे धीरे डेवलप भी होते चले गए, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल चेंजेस हमें देखने को मिले। अब इसको हम लोग धीरे धीरे आगे अपने 5th, 6th और 7th चैप्टर में जो है आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये जो पीरियड था, ये जो टाइम पीरियड था 700 टू आपके 1750 का पीरियड का टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा मोबिलिटी भी हुई। लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाना स्टार्ट कर दिया। जो ग्रुप ऑफ लोग थे वो क्या होने लगे, ट्रैवल होने लगे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस तक, ताकि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके। और सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा इमेंस वेल्थ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वेल्थ होने के कारण से लोगों को यहाँ अपनी फॉर्च्यून को देखने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है नज़र आई। और एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, उनमें था राजपूत, जो कि ड्राइव होती थी किस नाम से, राजपुत्र के नाम से, ठीक है। राजा का पुत्र के नाम से राजपूत जो है वो निकल के आया, यानी कि सन ऑफ द रूलर। और बिटवीन 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा वॉरियर जो कि अपने आप को क्षेत्रीय कास्ट से बिलोंग करने को कहते थे, तो ये कहीं ना कहीं इनमें जुड़ते चले गए। वहीं पर अगर बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ रूलर ही नहीं, या फिर जो चीफ टेंस मतलब मुखिया होता था वही नहीं, बल्कि सोल्जर्स भी आपके राजपूत में जुड़ते चले गए, कमांडोज भी जो कि आर्मी को सर्व करते अलग अलग मोनार्ची में, अलग अलग मतलब राजपाट में, तो आप देख सकते हो। तो वो सब लोग भी इसमें धीरे धीरे चलते जुड़ते चले गए। ये जो सिवलरी कोड होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होती है, मतलब कि वही हम जो है राजपूत है, राजपूत तो बिल्कुल वेलोर होते हैं, साहसी होते हैं और लॉयल्टी रहते हैं, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं राजपूत में देखने को मिली। और उनके पोइट्स और बर्ड्स में भी देखने को, यहाँ पे जो भी वो लेख वगैरह लिखते थे उनमें भी ये चीज दिखना स्टार्ट हुआ। दूसरे ग्रुप जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम्स, कायस्था, जिसको हम लोग आज के टाइम पे स्क्राइब या सेक्रेटरी के रूप में जानते हैं, ठीक है ना, तो वो ग्रुप भी यहाँ पे धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी की तलाश में पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस में आना भी स्टार्ट हुए। अगर वहीं पे बात करें तो इसी पीरियड के पूरे दौरान में आप देखते हैं, आप फॉरेस्ट और जो एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अर्निंग की ज़्यादा सोर्सेज, अर्निंग की भी सोर्सेज मिली, प्लस अर्निंग के साथ साथ लोगों को खाने चीज़ों की भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ा, क्योंकि अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है वो फॉरेस्ट को और ज़्यादा क्लीन करते जा रहे थे, अपनी एग्रीकल्चर लैंड को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे थे, और ये धीरे धीरे फास्टर होते चला गया और मोर कंप्लीट इन सम अदर एरिया, और कुछ दूसरे नए एरिया भी कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ते चले गए। अब ये जो हैबिटेट है ये धीरे धीरे क्या होता गया, चेंज होता गया, और बहुत सारे जो फॉरेस्ट विलेज यानी जंगलों में रहने वाले वो कहीं ना कहीं शहरों की तरफ या फिर जहाँ पे खाली एरिया हुआ वहाँ पे माइग्रेट होना भी स्टार्ट हुए। दूसरे कहीं ना कहीं टिल्टिंग करने लगे लैंड की और किसान बनने लगे, मतलब खेतों को सही करके, मतलब लैंड को क्लियर करके उस पर खेत करना स्टार्ट ही कर दिए, ठीक है। और नए प्लीजेंट यहाँ पे ग्रुप करने लगे, जिसके वजह से उनकी जो रीजनल मार्केट, चीफ टेंस, प्रीस्ट वगैरह, मोनेस्ट्री वगैरह और टेम्पल्स वगैरह जहाँ पे लोगों की बसावट होगी, यहाँ ये सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल होगी, ठीक है। इसीलिए लार्ज पार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी अब जो है सिटीज जो होने लगे वो बड़े बड़े सिटीज तो एक्चुअली नहीं कहेंगे, गांव जो हो गए या फिर जो कस्बे होने लगे वो बड़े बड़े होने लगे, और जो इनकी सोसाइटी थी वो ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होने लगी। और इसके साथ साथ वो टैक्सेस भी पे करते थे, गुड्स भी और सर्विसेज भी देते थे, लोकल जो राजा वगैरह होते थे उनको ज़्यादा प्रोवाइड करते थे, जिसके वजह से यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस काफ़ी तेज़ी से जो है इंक्रीज होते हुए चला गया। कुछ हम लोग अधिक प्रोडक्टिविटी लैंड को भी देख सकते हैं, लोग क्या करते थे, कैटल भी रखते थे, और इसके साथ साथ अगर जो ऑफ सीजन, लीन सीजन वगैरह आते थे, जहाँ पे मतलब जिस टाइम पे लोगों के, किसानों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, भैया आर्टिस्ट की वर्क कर लिए, या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं हो रहा है तो भैया कोई दूसरा काम करके भी अपना गुजार बजार जो है चलते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ लोग जो सोसाइटी है वो काफ़ी डिफ्रेंशिएट होने लगे, लोग यहाँ अलग अलग ग्रुप्स में बंटने लगे, जैसे जातीज या सबकास्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये सारी, ठीक है, यूपीएससी के लिए अगर मैं कहूँ तो खासकर। तो इनको जो जातीज और सबकास्ट और इसके साथ साथ रैंक भी होने लगे, उनके बैकग्राउंड को देख के, उनके ऑक्यूपेशन को देख के। रैंक जो था वो इनके लिए परमानेंटली फिक्स नहीं था, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। और ये वेरिड होते थे उनके पावर के हिसाब से, इन्फ्लुएंस के हिसाब से, रिसोर्सेज जो भी कंट्रोल करते थे उनकी जाति के मेंबर के लोग, तो उनके हिसाब से क्या होता था, चेंज होता चला जाता था। स्टेटस की बात करें, सेम जाति की स्टेटस जो होती थी वो भी एरिया के हिसाब से, मान लीजिए एक इस एरिया में, ए एरिया में रह रहा है, एक बी एरिया में रह रहा है, तो दोनों की स्टेटस भी क्या होती थी, अलग अलग होती थी, ठीक है।
वहीं अगर बात करें जाति जो है वो अपनी ही रूलर बनाते थे या रेगुलेशन करते थे ताकि वो अपने मेंबर को मैनेज कर सके। इसके साथ साथ इनकी जो रेगुलेशन होती थी वो इन्फोर्स की जाती थी जो असेंबली ऑफ एल्डर्स होते थे, यानी कि बड़े बुजुर्ग होते थे उनको असेंबली में बैठा देता था और उनको वो लोग क्या करते थे, जाति पंचायत वगैरह करते थे और उसी में सही गलत का निर्णय वगैरह भी लेते थे। लेकिन जाति क्या हो गया, एक फॉलो करते थे जो रूल्स ऑफ देयर विलेज, यानी कि विलेज के जो रूल्स वगैरह है वो सारी चीजों को फॉलो किया जाता था ये जाति में। ठीक है, अलग अलग विलेज जो है वो गवर्न किए जाते थे किसके द्वारा, चीफटेन्स यानी कि मुखिया के द्वारा, और ये सारे मिलके एक स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट जो है बनाते थे, यानी कि एक छोटा मुखिया जो है इस तरीके के अलग अलग जाति के लोग जो है, अलग अलग नहीं एक ही जाति के लोग बैठ गए और बैठने के बाद जो एल्डर्स लोग हैं उन्होंने क्या किया, जाति पंचायत करने लगे और इसके साथ साथ जो इनके रूल्स रेगुलेशन वगैरह चलते थे वो इन्हीं जाति से ही चलते थे। तो ये चीफटेन्स वगैरह भी, एक मुखिया वगैरह भी बना दिया जाता ताकि ये इस पूरे स्टेट को क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से उस टाइम पीरियड में जो है लोग जो है अपनी चीज़ें जो है चलाते थे। अगर बात की जाए हैबिटेट की, हैबिटेट वो इन्वायरमेंट का हिस्सा होता है, रीजन होता है जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक लाइफस्टाइल जो है उसके रेजिडेंट ही डिसाइड करते हैं, यानी कि जिस तरह के रेजिडेंट रह रहे हैं उसी हिसाब से जो है लोग जो है उस तरह की फसल उगाएंगे, उस तरह के लोग रहन सहन करेंगे। तो ये सारी हमारी हैबिटेट कहलाती है, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में हम रहते थे उसी को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। तो ये था आपके सोशल और आपके पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रीजन एंड एम्पायर के बारे में और ये लास्ट टॉपिक होगा इसके बाद वाला। तो आई होप कि आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और किसी तरीके भी अगर कमेंट आपकी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरीज अगर हो। थैंक यू।